हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आई एम नंदिनी मैम। सो लेट गेट स्टार्टेड। आज का हमारा टॉपिक है कीमोथेरेपी ऑफ एंटीवायरल ड्रग्स पार्ट 2। आई होप स्टूडेंट्स आपने फर्स्ट पार्ट इसका देखा होगा और इंट्रोडक्शन क्लासिफिकेशन आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो लेट गेट स्टार्टेड। क्या है, आज दूसरे टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं, मतलब एंटीवायरल ड्रग का पार्ट 2 के बारे में। सो स्टूडेंट्स, हमने क्लासिफिकेशन देखा था, उसमें वेरियस टाइप ऑफ के वायरस थे और उस डिजीज़ के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन सी हमारी ड्रग्स यूज़ कर रहे थे, हमने वो देखा था। और आज हम देखते हैं अपना स्टेप बाय स्टेप जो हमने क्लासिफिकेशन में ड्रग्स पढ़ी थी कि कौन से इन्फेक्शन, मतलब वायरल इन्फेक्शन के लिए हम किस ड्रग का यूज़ करेंगे और उनका मोड ऑफ एक्शन, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, साइड इफेक्ट, ईच एंड एवरीथिंग, जैसा कि हम पूरा पढ़ते आए हैं क्या है। सो आज का है हमारा एंटी हर्पीज़ वायरस, जो कि एक डिजीज़ है हमारी। हर्पीज़ वायरस से इन्फेक्टेड होने पे जब में होती है तो उसके लिए हम ड्रग यूज़ करेंगे, उसे हम बोलेंगे एंटी हर्पीज़ वायरस ड्रग्स। और जो उसके लिए ड्रग यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है एसाइक्लोविर और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो हम अब समझते हैं एसाइक्लोविर जो ड्रग है उसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। सो एसाइक्लोविर हर्पीज़ वायरस स्पेसिफिक थायमाइड काइनेज एसाइक्लोविर मोनोफॉस्फेट और फिर एसाइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट, मतलब कि जो हमारी एसाइक्लोविर ड्रग है वो हर्पीज़ वायरस से इन्फेक्टेड डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए काम में आती है थायमाइड काइनेज में। जब एसाइक्लोविर हमारा आता है ये हमारा कन्वर्ट होता है मोनोफॉस्फेट में, फिर इसमें सेलुलर काइनेज का चेंज होता है और एसाइक्लोविर हमारी मोनोफॉस्फेट से ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाती है। फिर ये क्या करेगी, इनहिबिट द हर्पीज़ वायरस डीएनए पॉलीमरेज कंपैटिबिलिटी, यानी कि जो वायरस है वो अपनी रेप्लिकेशन के प्रोसेस के लिए जब डीएनए में चेंजेस आ रहे हैं तो उसके पॉलीमरेज को बनने से, यानी वायरस डीएनए के पॉलीमरेज को कॉम्पिटेटिवली ये इनहिबिट कर देगी, जो हमारा हर्पीज़ वायरस है उसके। इसके अलावा एक तो इस प्रोसेस से करेगी और दूसरा क्या करेगी, गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इन अ वायरल डीएनए एंड स्टॉप द लेंथनिंग ऑफ अ डीएनए स्ट्रैंड। यानी कि एक तो उसने क्या किया, जो हमारा एसाइक्लोविर ड्रग आई उसने हमारी हर्पीज़ वायरस के डीएनए के पॉलीमरेज यानी पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस को कॉम्पिटेटिवली इनहिबिट किया। और दूसरा क्या करेगी कि जो भी हमारा हर्पीज़ वायरस का डीएनए है उसमें जो लेंथनिंग हो रही थी, डीएनए स्ट्रैंड जब बन रहे थे तो उस स्ट्रैंड की लेंथनिंग को ये रोक देगी, इनहिबिट कर देगी। दैट इज़ रीज़न कि वो फर्दर आगे जा कर के मल्टीप्लाई ना कर सके, रेप्लिकेट ना कर सके, जिससे कि उसकी ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी। एट इट इज टर्मिनेटेड द डीएनए इनहिबिट द डीएनए पॉलीमरेज इरिवर्सिबली। और जो हमारा डीएनए का जब स्ट्रैंड का फॉर्मेशन या लेंथनिंग जब हमारी इनहिबिट हो जाएगी, रुक जाएगी, यानी कि जो डीएनए हमारा बन रहा था अब वो नहीं बनेगा, उसे डीएनए से टर्मिनेट कर देगा और जो हमारे डीएनए के पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस हो रहा है उसे इरिवर्सिबली ये इनहिबिट कर देगी और हमारा वायरल सेल जो है उसमें फर्दर रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा और हमारी डिजीज़ जो है वो कंट्रोल में आ जाएगी। अब ये साइक्लोविर की फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है, मतलब कि हमारी बॉडी में इसका एडीएमए का प्रोसेस क्या होगा कि जो अबाउट 20% एज अ ओरल डोज ऑफ एसाइक्लोविर एट एब्जॉर्ब। अगर हम अपनी एसाइक्लोविर ड्रग को ओरल लेते हैं, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओरल ले, तो 20% जो है इसकी ओरल डोज एब्जॉर्ब हो जाती है। लेस प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड, जो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ इसका बाउंडेशन है या बाइंड अप करने का प्रोसेस है वो काफ़ी कम होता है। प्राइमरली एक्सक्रीटेड एंड चेंज इन अ यूरिन बोथ बाय द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन इन अ ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब ये 20% एब्जॉर्ब होती है ओरली लेने पर और प्लाज्मा के साथ बाइंड अप भी कम होती है, इसका प्रोटीन बाइंडिंग जो है वो काफ़ी कम है। और क्या करती है कि अब जब इसका मेटाबोलाइजेशन के बाद जब इसका एक्सक्रीशन हो रहा होता है हमारी बॉडी में तो बिल्कुल अनचेंज फॉर्म में होता है। ये हमारी यूरिन के थ्रू बॉडी से जब हमारे किडनी में जो हमारे ट्यूबुलर सिक्रीशंस होता है, जो हमारी किडनी में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेजेंट है, जहाँ पे हमारे कैप्सूल्स पड़े, तो वह ट्यूबुलर सिक्रीशन के दौरान हमारी ये अनचेंज फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ अ यूरिन हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है, रिमूव आउट हो जाती है।
इट accumulate इन अ पेशेंट विद अ रीनल फेलियर। लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसमें रीनल फेलियर की कंडीशन है, तो ऐसे पेशेंट की किडनी में जा कर के ये, या फिर किडनी में ना जा कर के मतलब वहाँ पे ये एक्यूमुलेट हो जाएगी। अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसे रीनल फेलियर की सिचुएशन है, रीनल फेलियर की कंडीशन को वो फेस कर रहा है, तो एसाइक्लोविर का डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसका फिल्ट्रेशन जो है, मतलब इसका जो किडनी के थ्रू एक्सक्रीशन होता है, यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर जाती है, और अगर रीनल फेलियर की कंडीशन है तो ये डिपॉजिट हो जाएगी हमारी बॉडी में। इट प्लाज्मा हाफ लाइफ 2 to 3 आवर, और इसकी प्लाज्मा के साथ जो हाफ लाइफ है वो 2 से 3 आवर्स की हो सकती है। एसाइक्लोविर का यूज़ हम कब करते हैं? जब हमें कोई जेनाइटल इन्फेक्शन है। वैसे तो ये हमारी एंटी हर्पीज़ वायरस है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हर्पीज़ वायरस से रिलेटेड कोई भी ऐसा इन्फेक्शन है जो कि हमारी बॉडी को है, तो उसमें हम अपनी एसाइक्लोविर ड्रग का यूज़ करते हैं। इसके साथ जेनाइटल हर्पीज़ सिम्प्लेक्स, प्राइमरी डिजीज़, रिकरेंट डिजीज़, मोक्यूब्यूटेनियस, एच सिम्प्लेक्स या फिर एच सिम्प्लेक्स इनिथियोफेसालिस या फिर एच सिम्प्लेक्स केराटिटिस, हर्पीज जोस्टस एंड चिकन पॉक्स, इससे रिलेटेड कोई भी ऐसा इन्फेक्शन है तो उसमें हम अपनी एसाइक्लोविर ड्रग का यूज़ करते हैं। और इसके अगर हम एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो टॉपिकली अगर हमें इसका एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है तो हमारी स्किन में सेंसेशन हो सकती है, बर्निंग हो सकती है, स्टैनिंग्स भी आ सकते हैं। और अगर ओरल कोई देखने को मिलता है एडवर्स इफेक्ट, हेडेक, नोजिया, मैलेजियाज एंड सम सीनस इफेक्ट भी हमें देखने को मिल सकते हैं। और इंट्रावेनसली अगर इसका इफेक्ट दिखेगा तो रैशेज हो सकते हैं, स्वेटिंग ज़्यादा हो सकती है, इमिशिस मतलब वोमिटिंग की कंडीशन देखने को मिल सकती है, और बीपी जो है वो गिर सकता है, मतलब हमारा ब्लड प्रेशर थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा या डाउन हो सकता है। डोज डिपेंडेंट डिक्रीज इन अ GFR इन अ रीनल फेलियर, अगर रीनल फेलियर की कोई ऐसी कंडीशन है तो डोज डिपेंडेंट की सिचुएशन को भी हमें फेस करना पड़ सकता है, और वो हमें सिचुएशन देखने को मिल सकती है। अब हम अपनी दूसरी ड्रग की बात करते हैं जो कि यूज़ करते हैं हम अपनी एज अ एंटीवायरल ड्रग, जिसमें हमारी वैलासाइक्लोविर ड्रग है। इट इज़ अ ईस्टर प्रोडक्ट ऑफ अ एसाइक्लोविर, ये हमारी एक ईस्टर ड्रग ही है, हमारी प्रो ड्रग है एसाइक्लोविर की। इम्प्रूव द ओरल बायो अवेलेबिलिटी ड्यू टू द एक्टिव ट्रांसपोर्ट बाय पेप्टाइड ट्रांसक्रिप्टर इन अ इंटेस्टाइन। और ये क्या करती है, जो हम ओरल रूट के थ्रू अपनी ड्रग ले रहे हैं तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ा देती है ड्यू टू द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जब हमारी बॉडी में जो भी हमारी इंटेस्टाइन है उसमें जो ट्रांसक्रिप्टर पेप्टाइड्स प्रेजेंट है, अगर उसका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एक्टिव वे में है तो इसकी बायोअवेलेबिलिटी ओरल रूट के थ्रू काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव हो जाती है। हाई डोज कैन बी कॉज द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, और अगर हमने इसकी हाई डोज ले ली तो हमारी GIT में, हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में हमें समस्या हो सकती है, प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, परप्यूरिया एंड द पेशेंट विद एड्स, अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो कि ऑलरेडी एड्स से इन्फेक्टेड है, मतलब एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम जिसका नाम है, अगर उससे कोई इन्फेक्शन है तो हमें मतलब अगर ऐसा पेशेंट है तो उसमें हमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की कंडीशन, परप्यूरिया की कंडीशन या फिर थ्रोम्बोटिक की ये भी चीज़ें हमें अपनी देखने को मिल सकती हैं। अब हम बात करते हैं फैमिलीसिक्लोविर। ये ड्रग क्या है? एन इज अ स्टर ऑफ अ प्रो ड्रग ऑफ अ पेनसाइक्लोविर। पेनसाइक्लोविर जो ड्रग है वो हमारी एक एन स्टर प्रो ड्रग ही है, एंड इट इज़ यूज टू द अल्टरनेटिव ऑफ एसाइक्लोविर, मतलब कि जो इसका मोड ऑफ एक्शन है, काम करने का तरीका है, वो जस्ट सिमिलर काफ़ी हद तक मिलता जुलता है एसाइक्लोविर से। ये और अगर हम इसको तब यूज़ करते हैं, मतलब ऑल्टरनेटिव जब हमें देना होता है एसाइक्लोविर का, तो हम ऑल्टरनेटिव के प्रोसेस पे अपनी एसाइक्लोविर का ड्रग लेते हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक ये सिमिलर थोड़ी सी होती है। फॉर द जेनाइटल एंड ऑर्बिटल हर्पीज़ एंड हर्पीज़ जोस्टर, जब हमें कोई भी जेनाइटल इन्फेक्शन होता है, हर्पीज़ वायरस या हर्पीज़ जोस्टर जैसी डिजीज़, तो हम अपनी ऑल्टरनेशन में एसाइक्लोविर की ड्रग में हम अपनी वैमसिक्लोविर ड्रग यूज़ करते हैं। साइड इफ़ेक्ट जो इसके क्या क्या देखने को मिल सकते हैं? हेडेक की कंडीशन, नोजिया, लूज मोशंस हमें देखने को मिल सकते हैं, ईचिंग हो सकती है, रैशेज हो सकते हैं, और कुछ केसेस में कभी कभी हमें मेंटल कन्फ्यूज़न भी देखने को मिल सकता है एज अ साइड इफ़ेक्ट। अब उसी जगह हम अपनी
ड्रग की बात करें जो कि है गेनसिक्लोविर, जो हमारी जेनसिक्लोविर ड्रग है वो भी हमारा एनालॉग ही है एसाइक्लोविर ड्रग का। और एक्टिव कब होती है ये? एक्टिव अगेंस्ट द आल हर्पीज वायरस, हर्पीज सिम्प्लेक्स, हर्पीज जोस्टर, या फिर मतलब कि कोई भी तरीके का ऐसा इन्फेक्शन जो कि हमें हर्पीज वायरस के थ्रू हुआ है, उसमें ये ड्रग हमारी काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है, चाहे वो हर्पीज सिम्प्लेक्स हो या फिर हर्पीज जोस्टर जो भी हो। और इट इज़ एक्टिव द मेटाबॉलिज्म अटेंड द हायर कंसर्न इनसाइड द CMV सेल प्लाज्मा टी हाफ इसका 24 आवर्स हो सकता है। मतलब इसका मेटाबॉलिज्म जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी एक्टिव होता है इसका मेटाबोलाइट्स, एंड हायर कंसनट्रेशन हमारी CMV सेल के अंदर होता है। और जो प्लाज्मा में इसकी कंसनट्रेशन है वो हमारे 24 आवर्स से थोड़ा सा कम तक रहती है। अगर इसका एडवर्स इफेक्ट हम बात करें तो हमें इसके एडवर्स इफेक्ट के रूप में देखने को मिल सकता है, अगर हमने इसकी मतलब हाई डोज ले ली या ये हमारी बॉडी में ज़्यादा अमाउंट में टॉक्सिसिटी कॉज करे तो हमें बोन मैरो टॉक्सिसिटी, रैसेस, फीवर, वॉमिटिंग, न्यूरो साइकेट्रिक डिस्टर्बेंस ऐसे हमें देखने को मिल सकते हैं। और इसका एक स्पेशल केस भी होता है कि यूज़ ओनली द प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट ऑफ द सीवियर CMV इन्फेक्शन इनटू द इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट के लिए। सो ये थी इसकी स्पेशल केस। अब उसी जगह हमारी सीडोफोविर ड्रग आ रही है। सीडोफोविर ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? ये हमारी सारी एज अ एंटीवायरल ड्रग ही यूज़ हो रही हैं और कहीं ना कहीं ये वायरस के रेप्लिकेशन या ग्रोथ को इनिबिट करने के लिए ही काम में आती हैं। सो अब हम अपनी सीडोफोविर के ड्रग के बारे में बात करते हैं। इट इनिबिट द DNA वायरल DNA सिंथेसिस, यानी कि जो वायरस का DNA है उसकी सिंथेसिस हो रही थी तो वो उसकी सिंथेसिस को होने से रोकेगी। इट इज़ द फॉस्फोराइलेशन, इट नॉट बी डिपेंडेंट ऑन अ वायरल एंजाइम। जब इसका फॉस्फोराइलेशन होता है तो ये हमारी वायरल के एंजाइम पे डिपेंडेंट होती है, एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अ एक्टिव डाइफॉस्फेट बाय द सेलुलर एंजाइम। और ये किस पे कन्वर्ट हो जाती है? डाइफॉस्फेट के सेलुलर एंजाइम पे। जो हमारे सीडोफोविर डाइफॉस्फेट डोज है वो प्रिफरेंशियली एक्यूमुलेट हो जाती इन अ वायरस इन्फेक्टेड सेल। जो भी हमारी वायरस इन्फेक्टेड सेल हैं उनको अगर हम अपनी सीडोफोविर ड्रग लेते हैं और ये हमारी प्रिफरेंटली कभी कभी जो वायरल इन्फेक्टेड सेल हैं उसमें जा कर के ये डिपॉजिट होने लगती है या फिर एक्यूमुलेट होने लगती है, बट रिमेन इंटरसेलुलरली फॉर अ लॉन्ग पीरियड इनिबिट द वायरल DNA पॉलीमरेज। और जो हमारे वायरल इन्फेक्टेड सेल है वहाँ पे जाके मतलब इनिबिट करेगी या वहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाएगी, और जो रिमेनिंग इंट्रासेलुलरली ये अपना एक्शन जो है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक हमें देती है, ताकि वायरस के हम पॉलीमराइजेशन से, वायरस के DNA पॉलीमराइजेशन से हम उसे प्रिवेंट कर सकें, इनहिबिट कर सकें। इसकी जो फार्माकोकाइनेटिक होती है अवेलेबल इन अ इंट्रावेनस ये अवेलेबल होता है, मतलब इसे हम पेरेंटल रूट के थ्रू लेते हैं। इंट्राथीकल इंट्राविट्रिकल इंजेक्शन इनटू अ आइज़। अच्छा, मतलब आइज़ में इसका इंजेक्शन दिया जाता है। एंड वेट्रोनेस ह्यूमर बिटवीन टू द लेंस एंड टू द रेटिना। जो इसके इंजेक्शंस होते हैं वो रेटिना में और लेंसेज में जो हमारी आइज़ होती है उसमें दिए जाते हैं। एंड द टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन, और इसका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो टॉपिकली भी हमारा दिया जाता है, टॉपिकली भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। यूज़ में अगर हम देखें तो CMV इंड्यूस द रेनिटाइनिस इन अ पेशेंट ऑफ एड्स। एडवर्स इफेक्ट में हमारे किडनी रिलेटेड डिजीजेस हो सकती हैं, जैसे किडनी डैमेज एंड न्यूट्रोपीनिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, बहुत सारे ऑक्यूलर हाइपोटोनिसिटी, ऑल्सो अगर हाइपोटोनिसिटी भी इससे हो सकती देखने को मिल सकती है। एंड जो कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है, पेशेंट विद बी प्रेक्टिसिंग द रीनल इम्पार्टमेंट एंड पेशेंट टेकिंग द अकरेंट द न्यूरोटॉक्सिक ड्रग इंक्लूडिंग द NSAIDs। ऐसे पेशेंट जो कि हमारे रीनल इम्पेयरमेंट की कंडीशन में है उन्हें ये नहीं दी जा सकती, उनके लिए पूरी तरीके से कॉन्ट्राइंडिकेट होती है। और वो पेशेंट जो भी हमारे नेफ्रोटॉक्सिसिटी ड्रग्स ले रहे हैं या फिर नेफ्रॉन से रिलेटेड कोई भी ड्रग्स ले रहे हैं, यानी कि रीनल की कंडीशन है अगर उनमें, तो नहीं दी सकती है। और इसमें हमारे NSAIDs इंक्लूडेड ड्रग भी शामिल है। NSAIDs की कैटेगरी की अगर कोई ड्रग ले रहा है तो भी हम अपनी सीडोफोविर ड्रग को नहीं दे सकते।
अब हम अपनी बात करते हैं एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस, यानी कि अभी तक हम अपनी हेर्पीस वायरस के बारे में बात कर रहे थे और अब हम पढ़ने जा रहे हैं एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस, जिसमें हमारी फर्स्ट ड्रग जो यूज़ हो रही है एमेंटाडिन। एमेंटाडिन क्या है? इट इज़ द एंटी वायरल एक्टिविटी स्ट्रेन द स्पेसिफिक, मतलब एमेंटाडिन हमारी एक काफ़ी इफ़ेक्टिव और एक्टिव ड्रग है अपनी एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए। और ये क्या करती है? इनहिबिट द रेप्लिकेशन ऑफ द इन्फ्लुएंजा ए वायरस डज नॉट बी इन्फ्लुएंजा बी। जो हम अपनी एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग, मतलब एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस को ट्रीट करने के लिए एमेंटाडिन ड्रग यूज़ कर रहे हैं, वो काफ़ी एक्टिवली है। और ये क्या करती है? जो हमारा इन्फ्लुएंजा वायरस ए है, इन्फ्लुएंजा वायरस ए की रेप्लिकेशन को रोकेगी, प्रिवेंट करेगी, मतलब। लेकिन जो वायरस नॉट बी इन्फ्लुएंजा बी और इन्फ्लुएंजा जो बी है उसके लिए ये इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है, मतलब इन्फ्लुएंजा ए के लिए इफ़ेक्टिव है। और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, इट एक्ट अनकोटिंग एज वेल एज द वायरल असेंबली इन अ वायरल रेप्लिकेशन, मतलब ये जग जाएगी, अपना एक्शन शो करेगी जब हमारे वायरस का रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है, तो जब उसकी एनवलप या फिर कहें जब उसकी अनकोटिंग हो रही होती है रेप्लिकेशन के दौरान, तब ब्लॉक द वायरल मेम्ब्रेन मैट्रिक्स प्रोटीन। ये क्या करेगी? वायरल मेम्ब्रेन की मैट्रिक्स प्रोटीन को ब्लॉक कर देगी, रोक देगी। M2 विच इज़ द फंक्शनल इट इज़ द चैनल ऑफ द हाइड्रोजन आयन, और वहाँ पे जो फंक्शन हो रहा है हमारे हाइड्रोजन आयन चैनल से, वहाँ पर ये M2 पे जा कर के अपना इफेक्ट शो करेगी। दिस चैनल इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फ्यूज़न ऑफ द वायरस। अब जब ये उस चैनल पे जाके इफ़ेक्ट करेगी, जो कि वायरस के फ्यूज़न के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि जब हमारे रेप्लिकेशन के दौरान वायरस का फ्यूज़न हो रहा होगा, तो जो वहाँ पे हमारे हाइड्रोजन आयन चैनल्स प्रेजेंट है, ये वहाँ पे जा कर के अपना इफ़ेक्ट देगी, ताकि हमारे वायरस का फ्यूज़न ना हो सके। वायरस मेम्ब्रेन इट इज़ द सेल मेम्ब्रेन दैट अल्टीमेटली फॉर्म द इंडोसोम ड्यूरिंग द इंट्रलाइजेशन ऑफ द वायरस बाय द इंडोसाइटोसिस। और वहाँ पे हमारे वायरस का क्या है कि ड्यूरिंग टू द इंटरलाइजेशन वायरस का जो है इंडोसाइटोसिस का प्रोसेस जो है वो कम्प्लीटली होने लगता है। अब हम अपने एमेंटाडिन की देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक। वेल एब्जॉर्ब्ड ओरली एक्सक्रीटेड एंचेंट इन अ यूरिन ओवर द 2-3 डेज, मतलब कि ये हमारी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसका ओरली लेने पर हमारी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगी और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, अपना इफ़ेक्ट शो करेगी, और 2 से 3 दिन बाद बॉडी में बिल्कुल अनचेंज फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ अ यूरिन हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। एडवर्स इफेक्ट अगर हमें देखने को मिलते हैं तो नोजिया, एनोरेक्सिया, इंसोम्निया की कंडीशन, डिजीनेस, नाइट मार्स, लैक ऑफ द मेंटल कॉन्सेंट्रेशन, मतलब हेलुसिनेशन की कंडीशन, मतलब हेलुसिनेशन की कंडीशन देखने को तो मिल सकती है, मगर बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि एमेंटाडिन का एडवर्स इफेक्ट एज अ हेलुसिनेशन देखने को मिले, अदरवाइज ये जल्दी नहीं देखने को मिलता है। एंकल एडिमा एंड लोकल वैसोकंस्ट्रिक्शन, लोकल वैसोकंस्ट्रिक्शन भी कभी कभी हो सकता है, या फिर हमारी एंकल एडिमा की सिचुएशन भी हमें एज अ साइड इफ़ेक्ट्स फेस करनी पड़ सकती है। अब एमेंटाडिन के अगर हम यूज़ के बारे में बात करें तो प्रोफाइलैक्सिस ऑफ द इन्फ्लुएंजा A2 ड्यूरिंग द एपिडर्मिक और अ सीजनल इन्फ्लुएंजा, ऐसी कंडीशन में हम अपने एमेंटाडिन ड्रग का यूज़ कर सकते हैं जब हमें इन्फ्लुएंजा A2 इन्फेक्टेड हुए हैं। तो रिडक्शन इन अ फीवर, अगर हमें तेज़ी से बुखार है उस कंडीशन में भी हम उसको कम करने के लिए अपने एमेंटाडिन ड्रग का यूज़ कर सकते हैं। कंजक्शन, कफ एंड क्विकर रिकवरी एंड पार्किंसनिज्म, पार्किंसन की डिजीज़ अगर किसी को हो गई है, पार्किंसनिज्म से वो सफ़र कर रहा है, प्रॉब्लम है, तो भी हम अपनी एमेंटाडिन ड्रग का यूज़ करते हैं। और अगर हम कॉन्ट्रडिक्शन की बात करें तो जो कॉन्ट्रडिक्शन है हमारी एमेंटाडिन ड्रग का, एपिलेप्सी एंड अदर सीएनएस डिजीज़, गैस्ट्रिक अल्सर एंड प्रेगनेंसी में कोई भी ऐसा पेशेंट है जो कि ऑलरेडी एपिलेप्सी की डिजीज़ से इन्फेक्टेड है, उस केस में हम नहीं दे सकते, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। एंड जो सीएनएस रिलेटेड, किसी को अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से प्रॉब्लम है और पेशेंट प्रॉपर नहीं वर्क कर पा रहा है, सीएनएस से रिलेटेड अगर उसे कोई डिजीज़ है उस केस में भी नहीं देंगे, गैस्ट्रिक अल्सर है तो भी, और प्रेगनेंसी की कंडीशन में भी ये ऐसी कंडीशन है कि इन कंडीशंस में हम अपनी एमेंटाडिन ड्रग को प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, ये फुली तरीके से कॉन्ट्राइंडिकेटेड है या रिस्ट्रिक्टेड ड्रग्स हैं।
अब हम बात करते हैं रिमिंटाडिन ड्रग की, जो कि हमारी एज अ इन्फ्लुएंजा वायरस में ही वर्क करती है। तो मिथाइल डेरिवेटिव ऑफ अ इमेंटाडिन, जो हमारी इमेंटाडिन ड्रग है वो हमारी एक मिथाइल का डेरिवेटिव ही है। मोर पोटेंट, ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव है, ज़्यादा से ज़्यादा इफिकेशियस ड्रग है, लॉन्गर एक्टिंग है, मतलब अपना इफेक्ट जो है वो काफ़ी लंबे समय तक प्रोड्यूस करती है, और जो इसका टी हाफ है वो 30 आवर्स 30 आवर्स तक का हो सकता है, एंड बेटर टॉलरेटेड है। साइड इफ़ेक्ट इज़ लोअर, और इसके साइड इफ़ेक्ट जो है वो हमें बहुत ही कम या कम से कम देखने को मिलते हैं, ना बराबर देखने को मिलते हैं। ओरल बायोअवेलेबिलिटी हायर, अगर हम इसका रूट ऑफ एडमिशन ओरली लेते हैं तो जो हमें इसकी अवेलेबिलिटी है वो मोर पोटेंट तो है ही, और इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलती है। एंड इट इज़ द लार्जली मेटाबोलाइज एंड हाइड्रोक्सिलेशन फॉलोड बाय द ग्लूकोरोनाइड एंड कॉन्जुगेशन। जो इसका मेटाबोलाइजेशन भी होता है, हाइड्रोक्सिलेशन भी होता है, वो भी काफ़ी अच्छा से हमारी बॉडी में हो जाता है। मेटाबोलाइज आर एक्सक्रीटेड इन अ यूरिन, बॉडी में अच्छे से मेटाबोलाइज होने के बाद विद द हेल्प ऑफ अ यूरिन हमारी बॉडी में ये आसानी से रिमूव आउट हो जाती है, एक्सक्रीट आउट हो जाती है। तो ये हमारी काफ़ी पोटेंट, हायर इफिकेसी एंड लेस साइड इफेक्ट वाली ड्रग है रिमेंटाडिन, जो कि हमारी मिथाइल की डेरिवेटिव है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने अपने एंटीवायरल ड्रग्स पार्ट 2 में बहुत सारी ऐसी वायरस एंड उनसे रिलेटेड डिजीज़ और ड्रग के बारे में बात की, उनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन, यूज़ एंड मोड ऑफ एक्शन के बारे में बात की। सो रिमेनिंग टॉपिक फिर से हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आई होप यू आर अंडरस्टूड वेल एंटीवायरल ड्रग्स पार्ट 2। थैंक यू क्लास।